भाई एक सवाल दिए थे करने के लिए, बनाए थे कि नहीं? बन गया था क्या भाई? कितना सेंटीमीटर? एच बराबर क्या लिखोगे? 2t cos थीटा बाई रो जी आर। टू कितना, टी कितना है? अरे टी कितना है? 75 ना। और कॉस थीटा नहीं दे रखा तो क्या मान लोगे? जीरो। डेंसिटी कितना है जी? डेंसिटी कितना है? 10⁻³ और जी कितना, मतलब सॉरी जी डेंसिटी कितना? 1। और आर कितना? 1 × 10⁻³ अरे क्लियर है ना? अरे डायमीटर है ना भाई, 0.1 मिलीमीटर। तो यहां से एच कितना आ रहा है? 30। हाँ 30 सेंटीमीटर। ये कितना मिलीमीटर था ना, इसको सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। 10⁻⁻²। हाँ, एच बराबर आंसर कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। चलो आओ काम की बात करते हैं। एक और सवाल था, ये बताओ। ये सेम सवाल है? नहीं अलग है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, बताओ क्या है। इन अ कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट, a vertical 30 centimeter long capillary tube is dipped in water. The water rises up to a height of 10 centimeter. Due to capillary action, if this experiment is conducted in a freely falling elevator, the length of the water column becomes. वाटर कॉलम की लेंथ कितनी हो जाएगी? 30। क्यों 30? क्यों 30 से ज्यादा क्यों नहीं? 30 से कम क्यों नहीं? हम कह रहे हैं H बराबर है 2t cos थीटा बाई रो जी आर। हम यहां देख रहे हैं कि जी इफेक्टिव जो है फ्री फॉलिंग में कितना हो जाता है? 0। तो हाइट कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। मान लीजिए जहां 0 लिखा है इसी की जगह इनफाइनाइट ऑप्शन होता तो आप इनफाइनाइट टिक मारते कि 30? क्या टिक मारते? बोलो बोलो बोलो। यही अगर मुझे क्वेश्चन बनाना होता तो मैं उसमें एक ऑप्शन इनफाइनाइट भी डालता। बताओ भाई बताओ। सब आइसक्रीम का सुख है ये। आह, बताओ भाई। बताओ 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 बताओ। आंसर क्या होता? आंसर क्या होता? 30। क्यों? हाँ सोचो, सोच के बताओ। हाँ हाइट उतना नहीं है। मान लो अगर ट्यूब का लेंथ 40 सेंटीमीटर होता तो, जैसे यहां ट्यूब का लेंथ 30 सेंटीमीटर है ना, अगर 40 होता तो 40 होता तो 40 लिखते, 50 होता तो 50 लिखते। तो काहे 40 50 लिख रहे हो जब आंसर इनफाइनाइट आ रहा है? तो ओवरफ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि जब कैपिलरी फ्री फॉल में जा रहा है तो क्या कोहेसिव फोर्स तो है कि नहीं है? अरे है ना भाई। जब फ्री फॉल में जा रहा है तो ऊपर एक मेम्ब्रेन, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन बनेगी जो पानी को बाहर नहीं निकलने देगी। इस वजह से सही आंसर क्या है? 30 सेंटीमीटर। क्या ये सोच ले गए थे? सोच ले गए थे? चलो अगला हिस्सा है हमारा विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कल से स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। चलो आओ देखो, आज इसको खत्म करेंगे। अभी तक तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चल रहा था। कहा गया कि अगर एक लेयर है, जमीन है एक, इस जमीन के ऊपर पानी बह रहा है, तो होता क्या है कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो सबसे तेज रफ्तार से बह रही होती है। उससे नीचे वाली लेयर उससे थोड़ी धीरे, और नीचे थोड़ी और धीरे, और नीचे और धीरे। जैसे आप नीचे चलते चले जाएंगे जो रफ्तार होगी वो घटती चली जाएगी, और बॉटम पॉइंट की रफ्तार कितनी हो जाती है? 0। कितनी हो जाती है? 0। इस तरह का फ्लो किसी भी वाटर का होता है। सबसे ज्यादा रफ्तार से कौन चलता है? फ्री सरफेस। क्लैरिटी है? ऊपर वाली सरफेस नाम ना देकर इसको क्या नाम देंगे? फ्री सरफेस। फ्री सरफेस क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई और वाटर की सरफेस नहीं। तो न्यूटन भाई साहब ने कहा कि जैसे हम एक बाल्टी शहद ले लें और एक बाल्टी पानी ले लें और दोनों को फैलाएं तो क्या होता है? पानी ज्यादा फैला है और शहद कम फैला है, तो उसके कम फैलने के पीछे का कारण क्या है? तो उसके कम फैलने के पीछे का कारण है विस्कोसिटी। क्या कारण है? विस्कोसिटी। उसका नाम रखा गया विस्कस फोर्स। क्या नाम रखा गया भाई साहब? विस्कस फोर्स।
कहा गया कि अगर जैसे ये पानी का पूरा सेटअप बह रहा था, मान लीजिए हमने कहा कि ये बॉटम लेयर है, बॉटम लेयर से लेकर टॉप लेयर के बीच में पानी ऐसे बह रहा है, तो इसमें हम अपनी मर्जी से कोई दो इमेजिनरी लेयर्स बना लें। हमने कहा एक लेयर ये रही और एक हमारे पास दूसरी लेयर ये रही, ये दो लेयर्स हैं हमारे पास। तो जो नीचे वाली लेयर है नेताजी, इसकी रफ्तार होगी v, तो ऊपर वाले की रफ्तार होगी v प्लस dv, और इन दोनों लेयर के बीच का गैप होगा dx। इन दोनों लेयर्स के बीच का गैप कितना होगा? dx। अब ध्यान से सुनना मित्र, बहुत ध्यान से, कोई डाउट लग जाए, कोई परेशानी लग जाए तो खुल के पूछ लेना बिना हेजिटेशन के। तो ऊपर वाली लेयर की रफ्तार बढ़ रही है, नीचे वाले लेयर की रफ्तार कम है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं रफ्तार जो है वो बढ़ती जा रही है। तो सोचो नीचे जाओगे तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? ऊपर फोर्स कम है और नीचे सबसे ज्यादा है। क्लैरिटी है? तो जो फोर्स, विस्कस फोर्स बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, विस्कस फोर्स किधर लगेगा? जिधर फ्लो हो रहा है या उसके ऑपोजिट? फ्लो के ऑपोजिट। तो न्यूटन ने कहा कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डीवी बाई डी एक्स के। कि जो दो इमेजिनरी लेयर्स आप मान रहे हैं उनके बीच का जो गैप है, उस गैप के रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इस डीवी बाई डीएक्स का नाम होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या नाम होता है बेटा जी? वेलोसिटी ग्रेडियंट। बहुत आसान है, कुछ खास बात नहीं इसमें। अच्छा, दूसरी बात यह कि जब इसने एक बात और देखी कि अगर लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा है तो उस पर जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, और सरफेस एरिया कम है तो विस्कस फोर्स कम लग रहा है। अरे क्लियर है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कर दिया? ए। और जब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, ए और बी दोनों को कंबाइन किया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डीवी बाई डी एक्स लिखा। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद आया ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ईटा को हम क्या बोलते हैं? ईटा को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन ने इसका नाम दिया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लैरिटी है? क्या नाम दिया भाई साहब? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वैसे ही क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड्स के बीच में आता है। फ्लूइड्स क्या होते हैं? व्हाट इज फ्लूइड? अगर बेसिक हम बात करें फ्लूइड से तो हमको इसका बेसिक सेंस समझ आता है कि वो चीज जो फ्लो कर सके। फ्लो लिक्विड्स भी करते हैं और फ्लो गैसेस भी करते हैं, दोनों फ्लूइड होते हैं। अरे क्लियर है? क्लैरिटी है? चलिए, तो ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यही वो कारण है जिसकी वजह से जब बारिश की बूंद आती है ना, नीचे गिरती है, तो वो कांस्टेंट रफ्तार से गिरती है। अदरवाइज अगर हमारी हवा की विस्कोसिटी कम होती, थोड़ी सी भी कम होती, तो जो पानी की बूंद आपको 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से गिरती हुई नजर आती है, वो इतनी तेज गिरती कि यहां गिरती और यहां से फाड़ के बाहर निकल जाती। इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पास, लोहे का छाता फेल हो जाता। तो सोचो द वन हु हैड क्रिएटेड दिस कितना इंटेलिजेंट रहा होगा, नहीं? सुपर इंटेलिजेंट। चलो भाई, तो ईटा इक्वल्स टू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब सुनना, हम यहां नेगेटिव साइन से क्या समझते हैं? कि फोर्स जो है वो फ्लो के डायरेक्शन में या फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन? फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना? अच्छा, जब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट की बात करी जाती है तो इसकी एसआई यूनिट होती है क्या? पॉइजल। क्या होती है? पॉइजल। और सीजीएस यूनिट होती है पॉइस। सीजीएस यूनिट क्या होती है? पॉइस। और वन पॉइजल, पॉइजल को पीएल भी लिखा जाता है। वन पॉइजल जो होता है वो 10 पॉइस के बराबर होता है। वन पॉइजल किसके बराबर होता है? 10 पॉइस। अच्छा सोचो, अगर हम बात करें यूनिट पॉइजल और पॉइजुली, अगर इसको पॉइजल और पॉइस ये दो यूनिट्स हैं, अगर इन दोनों यूनिट को किलोग्राम, मीटर और सेकंड में लिखना रहे तो क्या लिखेंगे? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। न्यूटन को ओपन करोगे तो, अरे तुमको इसका डायमेंशन याद है? क्या होता था? ml -1 t -1, यहीं से तो निकालते थे यार। तो इसी पॉइजल को लिखने का तरीका होता है किलोग्राम, मीटर -1, सेकंड -1। चाहो तो तुम यहां रख के देख लो, फोर्स की जगह रखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा।
और डीवी बाई डीएक्स का पर सेकेंड निकालोगे ऊपर जाएगा तो ये -1 बचेगा, किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -1। वैल्यू रख के देख लेना, आप उतना मत मुझसे कैलकुलेट करवाओ। अगर इसका डायमेंशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, ml -1 t -1, ml -1 t -1। अच्छा सोचो, ये जो फोर्स इन दोनों लेयर्स के बीच में लग रहा है, इसका नेचर कैसा है, परपेंडिकुलर है या टेंजेंशियल है? परपेंडिकुलर है कि टेंजेंशियल है? क्या इतना जल्दी कहां घूमने चले जाते हो तुम लोग? ये फोर्स कैसे लग रहा है, टेंजेंशियल। अरे भाई सरफेस के अलोंग लग रहा है ना, और कोई फोर्स अगर किसी सरफेस के अलोंग लगता है तो वो कैसा स्ट्रेस डेवलप करता है, कैसा स्ट्रेस, कैसा स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस डेवलप करता है ना। और शेयर स्ट्रेस क्या होता है, चेंजिंग शेयर स्ट्रेस पूछ रहा हूं, फोर्स अपॉन एरिया। रे दादा, रे मालिक, हे प्रभु, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किसके अलोंग, सरफेस के अलोंग। एरिया किसका, जिस सरफेस के अलोंग फोर्स लग रहा है। तो ये हमारे पास फोर्स हो गया माइनस ऑफ ईटा ए इंटू डीवी बाई डीएक्स। हम कह रहे हैं कि दिस फोर्स विल डेवलप शियर स्ट्रेस, दिस फोर्स विल डेवलप क्या भाई साहब, शियर स्ट्रेस। और ये जो शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स अपॉन एरिया। ये क्या होगा, ईटा ए ईटा इंटू डीवी बाई डीएक्स, ईटा इंटू डीवी बाई डीएक्स। नहीं आया? अरे शियर स्ट्रेस एक स्केलर क्वांटिटी है या टेंसर क्वांटिटी है, तो यहां पर साइन नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। तो सोचिए अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो शियर स्ट्रेस, एरिया बढ़ाएंगे तो शियर स्ट्रेस घटेगा। अरे एरिया बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे तो शियर स्ट्रेस, अरे घटेगा, घटेगा ना। यस सर, ये खच्चर। सोच, एफ बराबर में टाउ बराबर मैंने क्या निकाला, ईटा इंटू डीवी बाई डीएक्स। इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। अगर तुम एरिया बढ़ाओगे तो तुम्हारा फोर्स बढ़ जाएगा, जितना तुम एरिया बढ़ाओगे उतना तुम्हारा फोर्स बढ़ेगा। शेयर स्ट्रेस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसे रटोगे फैल जाओगे तुरंत चट से। जैसे शेयर स्ट्रेस की बात आती है तुरंत हमारे दिमाग में फॉर्मूला आता है एफ बाई ए, और 90-95% लोग लिख के आएंगे एरिया बढ़ेगा तो शेयर स्ट्रेस घटेगा। गधा सॉलिड थोड़ी है, बात समझ रहे हो ना। एफ बराबर टाउ बराबर क्या है, एफ बाई ए ईटा इंटू डीवी बाई डीएक्स। क्या मुझे जो शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन दिखा उसमें मेरा कहीं भी शियर स्ट्रेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है? फाइनल रिजल्ट तो मेरे पास ये है ना। तुम ये बीच वाला इंटरमीडिएट क्यों देख रहे हो? अगर इंटरमीडिएट तुम देख भी रहे हो तो तुम्हारा कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि अभी तुम पढ़ के आए हो कि एरिया बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नेता? अरे है कि नहीं है? जितना एरिया बढ़ाओगे उतना फोर्स बढ़ेगा, शियर स्ट्रेस पे कोई फर्क पड़ने वाला, समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? यस, ये मोटा मोटा कहानी था। तो यहां से क्या ज्ञान मिला भाई, कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे, यहां बॉक्स बना के लिख दे रहा हूं, इधर देखो, इधर बॉक्स बना के लिख दे रहा हूं। इफ एरिया इज इंक्रीज्ड, क्या बढ़ जाएगा, फोर्स विल इंक्रीज, बट टाउ विल रिमेन। नोट करो, चलो शुरू हो जाओ, जल्दी लिखो। के हो, जा रहे हैं कि आ रहे हैं? काहे हो नेता, नेताहीन थी।
भाई हमारा कंपनी नहीं है, हमारा कोई नहीं सुनता है यार। हम अपनी तरफ से कराते हैं। हम भी हम भी तो एम्प्लॉई हैं, हमें भी तो बोनस होना चाहिए होता है कि नहीं। अब बोनस मिलेगा तो लड्डू खिलाएंगे, नहीं मिलेगा नहीं खिलाएंगे। हाँ, पॉकेट मनी जो मिलता है वो मिलता है, बोनस का पैसा थोड़ी बताएंगे कि आया है। ठीक। करना पड़ता है। समोसा वाला पार्टी बर्थडे देंगे। ए भाई ए, चलो जल्दी करो यार, तुम लिखो यार, फट से लिखो यार। चल रहा है, खाली हवा दे रहा है बस। नहीं, ठंडा कर रहा है, 24 पे है लग रहा है। रेज एसी टेम्परेचर बाई 1 डिग्री, पावर रिड्यूस पावर बिल बाई 6%। ओह, गुड जॉब। चले आगे बढ़े हो। ये बताओ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या एरिया पे डिपेंड करेगा? एफ पे करेगा? डीवी बाई डी एक्स पे करेगा? नहीं, किस पर करेगा? टेम्परेचर पे। किस पर? टेम्परेचर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना यार, तो जब मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेंज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। यस सर। लिक्विड्स में घटती है और गैसेस में बढ़ जाती है। चले आगे बढ़े। जल्दी लिख भाई, थोड़ा तेज पेन चला यार। जल्दी लिख। डन। सवाल बनाओ। कह रहा कि अपने पास देर इज 1 मिलीमीटर थिक लेयर,
ये क्या है? dx। 1 मिलीमीटर थिक लेयर क्या है? dx। और ये क्या है? क्या है भाई साहब? एरिया। इफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज, क्या ये ईटा दे रखा है? What force is required to move the smaller plate with the velocity of 7 मीटर पर सेकेंड? क्या ये dv हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड ना, तो सॉल्व कर लो। और क्या? F इक्वल्स टू क्या लिखोगे? ईटा ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। अबे 0.7 आंसर आएगा यार। अरे आया क्या? पेन चलाओगे क्या इसके लिए? 7 सेंटीमीटर दिख रहा है और सब में 100 है कि नहीं है? अरे है ना? 7 आंसर है, खत्म। चल लिख के देख लेते हैं यार। ईटा कितना है? कितना है? 1। एरिया कितना है? 100 इंटू 10⁻⁻⁴। डीवी कितना है? डीवी कितना है? 7 डिवाइडेड बाई डीएक्स कितना है? 7 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई डीएक्स कितना? 1 इंटू 10⁻⁻3। तो -3 से -1 बचेगा और 1 2 0 से 2 0 कट गया। एफ बराबर कितना? 0.7 न्यूटन। अरे क्लियर है? ये बनाओ 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 बनाओ। 5 5 1। अबे इसका भी आंसर आ जाएगा। 1 2 इंटू 10 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बना 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 बना। क्या 5 से 5 कट जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा, क्या बनेगा? एफ बराबर क्या बनेगा? अरे शेयर स्ट्रेस निकालना है ना, तो टाउ बराबर क्या भाई साहब? एफ बाई ए। और ये किसके बराबर है? ईटा डीवी बाई डीएक्स। एरिया बढ़ाएंगे तो शेयर स्ट्रेस घट जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है जी? 10⁻⁻3। डीवी कितना है? 5। डीएक्स कितना है? 5। अरे 18 किलोमीटर पर आवर को 5 लिख सकते हो ना। 5 से 5 कट जाएगा, क्या आएगा? 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताएंगे, अभी फ्लूइड मैकेनिक्स आने दो, सब बताएंगे। स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट, स्टेडी, सब बताएंगे। अब स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है सीधा सीधा फ्लो। लेयर्स बन रही है ना, तो जब स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है तभी लेयर्स बनती है, टर्बुलेंट में नहीं बनती है। चलो इधर देखो। नेक्स्ट वन इज स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी क्या कहता है? एक साइंटिस्ट थे अपने भाई साहब स्टोक्स। उन्होंने कहा कि अगर किसी लिक्विड में, मान लो अगर हम कहें कि कहीं पानी कोई बह रहा है, इसके अंदर कोई एक स्फेयर है, ऐसे कोई स्फेयर बह रहा है। घटिया डायग्राम बना, बहुत ही वाहियात। यस, ये एक स्फेयर है, इसका रेडियस कितना है? आर। ये एक रेडियस है, ये एक स्फेयर है, इसका रेडियस कितना है? आर। इसकी डेंसिटी है अपने पास रो, ठीक है ना? और ये एक लिक्विड में बह रहा है ऐसे। तो जब ये किसी लिक्विड में बह रहा होता है ना, तो अगर ये v रफ्तार से बह रहा है, तो इसके ऊपर पीछे की तरफ एक विस्कस फोर्स लग रहा होता है। स्टोक्स ने उस विस्कस फोर्स को कहा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि स्फेयर किस रफ्तार से बह रहा है, पहला। और दूसरा कहा कि इस स्फेयर का रेडियस कितना है, इस स्फेयर का रेडियस कितना है। क्लियर? और तीसरा उसने कहा कि ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। जब उन तीनों को उसने कंबाइन किया तो कहा कि ये जो विस्कस फोर्स है ये बराबर होगा 6 पाई ईटा आरवी। क्या पढ़े हैं ये? डायमेंशंस में खूब आता था डिराइव करने के लिए। 6 पाई ईटा आरवी। क्लियर है?
ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बनाए और डायमेंशन और थोड़ी एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशंस की वजह से उसने कांस्टेंट निकाला क्या भाई साहब 6 पाई। कहा कि अगर कोई भी सॉलिड बॉडी है वो किसी पानी के अंदर v रफ्तार से अगर दौड़ रही है जिसका रेडियस कितना है r, याद रखना है कि ये स्फेयर ही होना चाहिए। स्फेयर के अलावा और कोई दूसरी बॉडी हुई तो ये काम करने वाला नहीं। कितनी रफ्तार से दौड़ा रहे हो भाई? v रफ्तार से। तो फोर्स कितना लगेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। ये फ्लो की डायरेक्शन में लगेगा या फ्लो के ऑपोजिट? फ्लो के ऑपोजिट। अब सोचो जैसे जैसे तुम रफ्तार बढ़ाओगे ये फोर्स बढ़े। अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। अरे क्लैरिटी है ना? तो इसी का एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम होता है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या नाम होता है बेटा जी? टर्मिनल वेलोसिटी। हर जगह लगता है। जो भी किसी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट उड़ने की तैरने की कोशिश कर रहा है हर जगह लगता है। अब जैसे मान लो हम कहें कि ये तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है, खूब लंबा सा कंटेनर है। इसमें तुमने क्या किया, एक बॉडी ली और तुमने कहा कि इस बॉडी की डेंसिटी सिग्मा है। बॉडी की डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। क्यों इतनी इतनी खुश क्यों हो रही तू आज? नहीं मैं स्मार्ट लग रहा हूं? हाँ भाई ये हम पैदा ही हुए थे। चल इधर ध्यान दे यार। पार्टी ऐसे तो तुम रोज आओ सर, ही पार्टी दो सर। ओ नेता, ओ सुन भाई 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 प्लीज यार, प्लीज यार। इधर नीचे वेट कितना लग रहा है? इसका खुद का वेट नीचे लग रहा होगा कितना? mg। कितना लग रहा होगा? mg। ये बताओ, ये बताओ, अपथ्रस्ट का नाम सुने हो? बहुत पीएचडी करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। यहां बहुत बेसिक सी बात जाननी है। अगर हम कहें, अगर सिग्मा जो है वो बड़ा है किससे? रो से। बचपन में पढ़ाया जाता है ना। अगर सिग्मा मेरा बड़ा हो रो से तो क्या ये पानी के अंदर डूबेगा? इनिशियल रफ्तार इसकी 0 है। इनिशियल रफ्तार कितनी है? 0। सोच हमने इसको यहां से रख के छोड़ दिया, जब ये नीचे जाएगा तो इसकी रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? रफ्तार बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी। अरे क्लैरिटी है? एक स्थिति पैदा होगी कुछ ऐसे कि मान लो ये तुम्हारा डिब्बा यहां पहुंचा, ये बॉल तुम्हारी इधर पहुंची, इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? mg। कितना लग रहा भाई साहब? mg। ऊपर क्या एक अपथ्रस्ट आ रहा है जिसको हम लिख सकते हैं रो जी वी। क्या लिख सकते हैं भाई साहब? रो जी वी। नाम सुने हो ये सब कभी? अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट का नाम सुने? बॉइंट फोर्स का नाम सुने हो? जब कोई भी बॉडी पानी में डूबती है तो जितना वाटर डिस्प्लेस होता है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है ना? अभी जब अपन आएंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे तो एकदम बढ़िया से डिटेल में ये बात समझेंगे। ऊपर कितना लगा? रो जी वी। कौन डिस्प्लेस हुआ? पानी ना। तो पानी तो अब थ्रस्ट लगाएगा। ये वी वॉल्यूम है, ये वी क्या है? वॉल्यूम। अब ये वी रफ्तार से नीचे जा रहा है। तो स्टोक्स ने कहा कि अगर अगर कोई लिक्विड, मतलब किसी लिक्विड में कोई सॉलिड बॉडी वी रफ्तार से दौड़ रही है तो ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स आएगा। ऊपर की तरफ क्या आएगा? विस्कस फोर्स। उसके फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा जिस फोर्स का नाम होगा विस्कस फोर्स, और वो होगा के इंटू वी। कितना होगा? के इंटू वी। और के की वैल्यू क्या है? 6 पाई ईटा आर। अरे क्लैरिटी है? सोचो यहां पर रफ्तार कितनी थी? 0। कितनी थी? 0। कौन बड़ा? mg की रो जीवी। mg की रो जीवी। mg बड़ा तभी तो नीचे जा रहा है। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसकी रफ्तार रफ्तार बढ़ेगी। क्या ऊपर रो जीवी को सपोर्ट करने एक और फोर्स आ जाएगा? ये कौन सा फोर्स है? विस्कस फोर्स। जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी विस्कस फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी विस्कस फोर्स बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये विस्कस फोर्स और रो जीवी दोनों मिलकर किसके बराबर हो जाएंगे? उसके बाद नेट फोर्स
वेलोसिटी कांस्टेंट, गधा, जीरो। वी रफ्तार से चल रहा था, अचानक से रुक गया सर, ब्रेक लग गया। ये ब्रेक नहीं लगा सकता, बात समझ रहे हो ना? जैसे जैसे, सोच, ध्यान दे, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा रफ्तार बढ़ेगी, सिंपल। एज द बॉल या स्फेयर जो भी कह लो, बॉल विल गो डाउन, क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो एफ भी बढ़ेगा एट एन इंस्टेंट। एफ वी प्लस रो जी वी बराबर किसके हो जाएंगे? सिग्मा जी वी के या एम जी के। पहले एम जी लिख लो, अरे क्लियर है? एट दैट इंस्टेंट क्या होगा? नेट फोर्स बराबर कितना हो जाएगा? जीरो, और वेलोसिटी बराबर जीरो ना। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। इसके बाद रफ्तार बढ़ने वाली नहीं। सोच, पानी की बूंद ऊपर से चली तो जैसे वो हवा में आई तो क्या विस्कस फोर्स ऊपर लगा? पहले रफ्तार जीरो थी और रफ्तार बढ़ेगी, क्या विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा? एक समय ऐसा आएगा कि विस्कस फोर्स पानी के वेट के बराबर, उसके बाद रफ्तार कांस्टेंट। तभी तुम रेन एंड मैन में पढ़ पाते हो कि द रेन इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। अरे समझ पाए ना? पानी के कांस्टेंट रफ्तार से गिरने के पीछे का कारण समझ आया? क्योंकि हवा क्या लगा रहा है? विस्कस फोर्स। अगर हवा की विस्कोसिटी थोड़ी सी भी कम होती ना, 0.1% का भी डिफरेंस होता ना, तो ऐसे निकलती और फाड़ के बाहर आ जाती। बात समझ रहे हो ना? सुनना, देखो, एफ नेट बराबर कितना? जीरो, बराबर वी बराबर कितना? कांस्टेंट। अरे क्लैरिटी है? इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को, दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज कौन सी वेलोसिटी भाई? टर्मिनल वेलोसिटी। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। अब हमको निकालना है ये कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम एफ वी की जगह क्या लिख सकते हैं? बोलो, एफ वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्या भाई एफ वी किसके बराबर है यार? अभी तो पढ़ के आए हो ना, 6 पाई ईटा आर वी। अरे है कि नहीं? और दूसरा ये कितना है? रो जी, वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। समझ आया? मास को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉल या डेंसिटी ऑफ स्फेयर। और वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अरे समझ आए? अब सोचो, अब इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? 6 पाई, बहुत आसान है, 6 पाई ईटा आर वी, और इसी को वीटी लिख लिया जाता है। वीटी सर, हाँ, ये देख, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा रो, सॉरी सिग्मा वी जी। सिग्मा वी जी को अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा वी जी को क्या लिखूंगा? ठीक है, सिग्मा वी जी को क्या लिखूंगा भाई? सिग्मा तो सिग्मा है, वी क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। अरे था ना यार, माइनस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और इन सब से बाहर कर लिया हमने जी। क्या बाहर कर लिया? जी। और क्या कॉमन कर सकते हैं? 4/3 पाई कॉमन कर सकते हैं यार, 6 पाई ईटा आर वी टी, और यहां से हमने कॉमन कर लिया क्या? 4/3 पाई आर क्यूब, और उसके बाद जी, और यहां कितना? सिग्मा माइनस रो, सिग्मा माइनस रो, आर से स्क्वायर, पाई से पाई, 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो वीटी बराबर हो गया कितना? 2/9 ईटा, 2/9 ईटा। और क्या भाई साहब? आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस, मतलब मैं याद करने के लिए लिखता है इसको 2/9 ईटा, यहां ऐसे लिख लेता था, सिग्मा माइनस रो जी आर स्क्वायर। ये पैटर्न याद है, 2/9 ईटा सिग्मा माइनस रो जी आर स्क्वायर। जनरली इससे जो सवाल पूछा जाता है
वो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको डायरेक्टली डेटा कैलकुलेट करने के लिए कम बोलता है, बट पूछता भी है। क्या स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी क्लियर हुआ? अरे हुआ। स्टोक्स लॉ क्या है? एफ बराबर 6π/r/v। अरे है कि नहीं है? अरे है ना। जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी विस्कस फोर्स बढ़ेगा। क्या एक समय ऐसा पैदा होगा कि जितना जितना नीचे फोर्स उतना ही ऊपर? अरे क्लैरिटी है क्या? जितना नीचे उतना ऊपर। अच्छा, अगर मान लो हम कहें कि हमारा रो बहुत छोटा है, जैसे एयर, एयर की डेंसिटी बहुत कम है, एयर की डेंसिटी बहुत कम है, क्या अपथ्रस्ट आएगा? अरे रो जीवी है ना यार। अगर रो मेरा मान लो 1% है, किसका? सिग्मा का, तो 0.1 लिखोगे ना। अब एक है 1000, दूसरा है उसका 0.1%, कितना? 10। तो 1000 में से 10 घटाओगे, कोई एफिशिएंट इफेक्ट आएगा? नहीं, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन क्या डेंसिटी कम होने का महत्व या उसका इफेक्ट विस्कोसिटी पर भी पड़ेगा? अरे पड़ेगा कि नहीं? पढ़ना चाहिए लेकिन जरूरी नहीं। अरे क्लियर है? डेंसिटी कम है, एयर की डेंसिटी कम है, लेकिन विस्कस फोर्स इफेक्टिव है। अरे क्लियर है? सोचो, ड्रॉप को कर पा रहा है कि नहीं, बैलेंस कर पा रहा है कि नहीं? ड्रॉप का वेट बहुत कम है, विस्कस फोर्स कम लग रहा है, लेकिन इतना सफिशिएंट लग रहा है कि वो ड्रॉप को बैलेंस कर दे। वहीं जब कोई बहुत हैवी स्पेसक्राफ्ट को जमीन पे उतारा जाता है, जो स्पेस में जाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं, तो जब वो नीचे उतरता है तो उसी विस्कस फ्रिक्शन की वजह से उसके आगे वाले चैम्बर पे आग लग जाती है, जल वल जाता है। जब नीचे उतरता है तो एकदम खत्म रहता है। बात समझ रहे हैं ना? क्यों? फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। बट वेट बहुत ज्यादा है तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी गेन नहीं हो पाता है। विस्कस फोर्स की इतनी कैपेसिटी नहीं हो पाती है कि उसके वेट को बैलेंस कर दे। कर भी पाता है तो बहुत ऊपर के लेयर में कर पाता है, उसके बाद ग्रेविटी का इंफ्लुएंस इतना बढ़ जाता है कि वो बहुत तेज रफ्तार से उसको नीचे की तरफ खींच लेता है। उसको कम रफ्तार से गिराने के लिए हम और फ्रिक्शन ड्रैग को बढ़ाने के लिए हम उसमें पैराशूट्स बांध के रखते हैं, हैवी पैराशूट्स बांध के रखते हैं कि जब वो नीचे गिरने वाला रहता है तो पैराशूट्स खुल जाते हैं, तो एयर से क्या अपथ्रस्ट आने लग जाएगा। अरे क्लैरिटी है ना? बस ये रफ्तार स्लो करने का तरीका है। तो सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं है कि अगर मेरा रो टेंड्स टू जीरो हो, ये जरूरी नहीं है इफ रो टेंड्स टू जीरो इसका मतलब विस्कस फोर्स भी जीरो होगा या टेंड्स टू जीरो होगा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अरे यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? चलें आगे बढ़े, यही है बस, खत्म एक पार्ट। आओ सवाल बनाओ। अच्छा, इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग ईटा। तो देखो, दो फ्लूइड्स में दो होते हैं, एक लिक्विड्स होते हैं और एक गैसेस। तो जो लिक्विड्स होते हैं इसमें अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटती है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ता है। जब तुम गैसेस की बात करते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ती है। इसका कारण है ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है जानते हो? क्या होता है डिफ्यूजन? व्हाट इज डिफ्यूजन? हाँ, क्या? मास बढ़ाते हैं डिफ्यूजन में? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। तो उसका टेम्परेचर में क्या रोल है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस, उससे पता है क्या होता है? इतनी ज्यादा रैंडमनेस बढ़ जाती है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो आप मेजर कर पाते हैं वो एवरेज वैल्यूज की घट जाती है। अरे बात समझे हैं? तो वो ज्यादा ड्रैग ऑफर करेगा। गर्म हवा ज्यादा ड्रैग ऑफर करती है एज कंपेयर टू ठंडी हवा के। अरे बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए ठंडी हवा है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, मॉलिक्यूल्स रुके थोड़ी हैं यार। आप क्या मेजर करते हो? एवरेज डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो? किटीजी पढ़ा है कि नहीं थर्मो में उसमें? अरे पढ़े हो, पहले पढ़े हो। प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर एक टॉपिक था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। अरे था ना,
छोड़ो कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे यार, छोड़ो, इधर आओ। तो बस तुम ये याद रखो, गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगी, डिफ्यूजन बढ़ेगा, कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, विस्कस फोर्स बढ़ेगा। अरे क्लैरिटी है? यस। आओ पहला सवाल। अच्छा पहला सवाल सोचो, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? अब सोचा, आप एकदम बढ़िया से सेट करना। टर्मिनल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है जो एक समय के बाद जाके क्या कांस्टेंट हो जा रही है? तो सोचो किस में कांस्टेंट हो जा रहा है? यहां समय के साथ क्या रफ्तार बढ़ रही है? गलत है। यहां भी बढ़ रही है, यहां ये वाला गलत क्यों है? शार्प टर्न नहीं होता है। अरे धीरे धीरे बढ़ रहा है ना यार, एक्सेलरेटेड मोशन है ना भाई। अरे क्लैरिटी है? तो हमारे पास सही आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। तो इसी को कहा जाता है, सर ये वीटी है, ये हमारे पास टाइम है, और वीटी बराबर क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 ईटा सिग्मा माइनस रो जी आर स्क्वायर। और क्लैरिटी है? क्लियर है? तो इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ निकल के आता है वो कुछ ऐसा होता है। इस वाली वेलोसिटी को बोला जाता है वीटी, टर्मिनल वेलोसिटी। और क्लैरिटी है? चलो आओ आगे बढ़ो। कह रहा इन अ केस ऑफ स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन विस्कस फोर्स प्लस बॉइंट फोर्स बिकम इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। विस्कस फोर्स इज जीरो, विस्कस फोर्स प्लस फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स इक्वल टू बॉइंट फोर्स। कौन सा वाला? कौन सा वाला? ए। अरे वेट के बराबर विस्कस फोर्स और बॉइंट फोर्स हो गए ना यार। ये बताओ, two spherical raindrops of equal size falling vertically through air with terminal velocity of 1 meter per second. What would be the terminal speed if these two drops were to coalesce to form a large spherical drop? पेन चलाओ, बनाओ। कौन सा वाला? बी आ रहा है, याद कर लियो क्या? रेडियस का ही गेम है, पावर n/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अरे क्लियर है? उसका स्क्वायर है तो 2/3। कितनी ड्रॉप्स है? कितनी ड्रॉप्स हैं? दो। कितनी ड्रॉप्स हैं? दो। भाई वीटी बराबर क्या होगा? 2/9 ईटा, क्या भाई? सिग्मा माइनस रो, रो जी आर स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पहले ड्रॉप्स का रेडियस कितना था? आर। बाद में कितना हो गया? आर, कैपिटल आर कितना होगा? एन की पावर 1/3 ऑफ आर। एन की पावर 1/3 ऑफ आर। तो वीटी डैश जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? एन की पावर 2/3 ऑफ आर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, वीटी बाई वीटी डैश इक्वल्स टू कितना? इक्वल्स टू कितना? अरे भाई बोलो तो। हाँ, आर तो आर ही रहेगा, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर गया, एन कितना था? दो, तो 2 की पावर 2/3। तो वीटी डैश बराबर कितना हो गया? 2 की पावर 2/3 ऑफ वीटी। और वीटी कितना है? वीटी कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो वीटी डैश कितना आ गया? वीटी डैश कितना आ गया? 2 की पावर 2/3 मीटर पर सेकेंड। कोई कठिन बात नहीं। चले आगे बढ़े जी। अगला सवाल बनाओ। जिपमर 2018। A raindrop of radius 0.3 millimeter has terminal velocity in air 1 meter per second. The viscosity of air is 18 into 10 to the power -5 poise. सीजीएस में है कि एसआई में है? सीजीएस में कि एसआई में? क्या एसआई में कन्वर्ट करोगे? 10 टू द पावर -1। अरे 1 पॉइज्यूल इक्वल्स टू 10 पॉइस है ना। अरे क्लियर है ना? बना विस्कस फोर्स बता कितना आ रहा है? एफ बराबर क्या लगाओगे? वीटी का फॉर्मूला लगाओगे। फोर्स दिया हुआ है भाई, फोर्स दिया हुआ है ना, फोर्स पूछा है ना। एफ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? क्या यार, क्या यार, क्या यार? 6π/r(v), सब तो पता है यार। भाई बैट तुम लोग के पास है ना? नया वाला बैट तुम लोग के पास है ना? तुम्हारे पास है? अनमोल के पास है ना? संडे को मैच है हमारा, कल ले आना।
गांधी मैदान नहीं भाई, मैच है वहीं यार, वो कौन सा पार्क है, एनर्जी पार्क। संडे खेलने लायक रहेगा। अरे हम सुबह 4:30 बजे जाके स्टंप लगा देंगे। यार कोई स्टेडियम बता दो यार, तुम लोग के जानने में कोई हो यार। हाँ, क्या चीज? इस बार तो घर चले जाएंगे सब यार, इस बार खाली रहेगा। कोई बात नहीं, हम जाके स्टेडियम पे लगाएंगे अब स्टंप, भले ही 4 बजे 4:30 बजे उठ के जाना पड़े। मैच है मैनेजमेंट वर्सेस टीचर्स, अकेड्स वर्सेस मैनेजमेंट। तरुण सर, यस यार, और क्या। स्टूडेंट्स नहीं। हाँ, हम फायरिंग कर लेंगे, हाँ आ जाना। हाँ, पानी भाई, यस। ए भाई, ए भाई, ए भाई, ए भाई, लेकिन ग्राउंड की कोई बात क्लास में कोई डिस्कस नहीं करेगा। लेकिन तरुण सर रहेंगे यार, सब सम्माननीय रहेंगे। ए भैया, ये आंसर हुआ बता दो बाबेकर, क्या होता है, कितना आ रहा है, आंसर निकालो। सी आ रहा है। ए भाई, ये फॉर्मूला में वैल्यू रख के हम सॉल्व नहीं करेंगे यार, बेइज्जती करा रहे हो तुम लोग बस खाली। ये बताओ, इसका सी आ रहा है। भाई वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेना, जो आ जाए वो ठीक है। बी आ रहा है। भाई प्लीज यार, भाई कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेट कर लेना प्लीज, लेकिन मैं ये सवाल सॉल्व नहीं करूंगा। ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। नीट उड़ीसा 2019 बनाओ। Two small spherical metal balls having equal masses are made from material of density ρ1 and ρ2 and have radii 1 millimeter and 2 millimeter respectively. They are made to fall vertically from rest in viscous medium whose coefficient of viscosity equals to eta and whose density is 0.1 ρ2. The ratio of their terminal velocity would be. The ratio of their terminal velocities would be. कितना सस्ता सवाल है यार। जग घूमे थर जैसा कोई। हो गया भाई, नहीं आया। अरे मालिक हो, हे प्रभु, हे दुखहर्ता मेरे। क्या दादा, क्या, क्या मतलब क्या, क्या आंसर आ रहा है? डी। भाई गणित नहीं हो पा रहा है। ये आदिल कहाँ गए नमाज पढ़ने? भाई तुम्हारा नाम भूल जाते हैं यार हम। मित्र, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सत्यम। हम बनाए? चलो, कोई बोर्ड पे नहीं देखेगा, सब अपना अपना सॉल्व करेंगे। मजाक सर।
क्या भाई यही नहीं कर पा रहे हो तुम लोग? हैं? यही तो होगा। है भाई? आंसर नहीं आया? क्या आंसर आया? डी आंसर? डी की बी? अब यहां से क्या होगा? V1/V2। अबे रो वन की जगह तुम क्या रख दो? 8। 8 रो 2, 8 में से 0.1 जाएगा तो कितना बचेगा? 7.9 डिवाइडेड बाई, यहां कितना? 0.1 घटा दो। क्या भाई? 0.9। यही तो हुआ। और यहां 4, तो 7.9 डिवाइडेड बाई 3.6, तो क्या भाई 79/36 निकालने में मरे जा रहे हो तुम लोग यार। जब भी रेशियो का सवाल आए नेता, तो पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा जाता है, या लिखना भी हो तो एक जगह लिख लो ऐसे, 2/9 ईटा रो सिग्मा माइनस रो और कितना R² GR²। एक जगह लिख लो, रेशियो ढूंढ के डिवाइड करो खट से। पहले पूरा फॉर्मूला ऊपर वाले में लिख रहे हैं, फिर दूसरे वाले में लिख रहे हैं, फिर डिवाइड करके काट रहे हैं गधाक तरह से। तो आंसर क्या है इसका? डी। ये बनाओ। Two drops of same radius are falling through air with steady velocity v. If the two drops coalesces, what would be the terminal velocity? What would be the terminal velocity? कौन सा होगा? B. Two drops of same radius are falling through. अरे तो B तो हो गया ना यार, 2⁵ सेम सवाल है तो 4⁵ लिख दिया। पूरा पिछला वाला क्वेश्चन है जस्ट एज इट इज। रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? ये बनाओ। बनाओ, देख कौन बना पाता है इसको। बनाओ। A solid metallic sphere of radius r is allowed to fall freely through air. If the frictional resistance due to air is proportional to cross-sectional area and to square of the velocity, then terminal velocity of the sphere is proportional to which of the following? क्या भाई साहब? R²? R²? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। जल्दी बताइए, पेन चलाइए और आंसर बताइए। एफ किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और किसके? वेलोसिटी के। जितना आसान समझ रहे हो ना, इतना आसान है नहीं है। वेलोसिटी के स्क्वायर के? ओ भाई बहुत बढ़िया। तो एफ इक्वल्स टू क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो। ओहो, इतना सोचना था, हम तो कुछ और ही बना रहे थे। अरे क्लियर है? तुमसे क्या पूछा है? इन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेयर इज प्रोपोर्शनल टू, टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो ये तुम्हारे पास विस्कस फोर्स मिला है कि नहीं मिला है? कौन सा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? A solid metallic sphere of radius r is allowed to fall freely through air if the frictional resistance due to air is proportional to the cross-sectional area and to the square of the velocity. Area of cross section और velocity के square के directly proportional है। Then the terminal velocity of the sphere is proportional to which of the following? तो टर्मिनल वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? तो पहले देखना पड़ेगा ना कि टर्मिनल वेलोसिटी का आर के साथ क्या प्रोपोर्शनलिटी है। अरे है कि नहीं है? बोलो बोलो बोलो, क्या बनाओगे आंसर इसका? लगाओ दिमाग लगाओ, पेन चलाओ थोड़ा। चलो थोड़ा हिंट और कर दिए। पहले क्या होता था विस्कस फोर्स भाई? क्या होता था? 6 पाई ईटा आरवी होता था। अरे होता था कि नहीं?
अब विस्कस फोर्स क्या हो गया? के ए वी स्क्वायर। जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी क्या ये बढ़ेगा? तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और ऊपर अब थ्रस्ट लग रहा है रो जी वी, रो जी वी। और दूसरा ये किसके बराबर हो गया? सिग्मा जी वी के। यहां से क्या मिला? के ए वी स्क्वायर, के ए वी स्क्वायर। और इसको क्या लिखोगे? रो सिग्मा, इसको सिग्मा लिख लो, इसको सिग्मा लिख लो, सिग्मा माइनस जी। अब सोचना, अब जब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या सिग्मा माइनस रो जी और वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे? 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। एरिया किसके बराबर है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। और यहां क्या हो जाएगा? सिग्मा माइनस रो जी 4/3 पाई r क्यूब। अरे क्लैरिटी है क्या? पाई से पाई को काट दे, आर स्क्वायर से आर को काट दे, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की r की पावर 1/2, r की पावर 1/2। बेसिक पकड़ के रखो, मत छोड़ो। आखिर में हम जब टर्मिनल वेलोसिटी की बात किए थे तो जो विस्कस फोर्स ऊपर लगा था उसी को तो बैलेंस किए थे। तब हमारा विस्कस फोर्स क्या था? 6 पाई ईटा आरवी। अब मेरा विस्कस फोर्स क्या है? के ए वी स्क्वायर। तो 6 पाई ईटा आरवी की जगह के ए वी स्क्वायर लिख दिया, और क्या। अच्छा सवाल था, तो ऐसे मार्क कर लेना कि रिवीजन के टाइम पे इसको जरूर देख के जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? बस हाँ बोलो एक बार और। अच्छा, क्या सवाल ये पैदा होता है कि हमको जो एक बार समझना है वो क्या समझना है, हमको क्या समझ नहीं आया। सोचो, अगर हम कहें कि एक लिक्विड में अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज अलाउड टू फॉल फ्रीली थ्रू एयर। अगर एयर के थ्रू फॉल कर रहा है, इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है भाई? mg लग रहा है। क्या सिग्मा जीवी लिख दे? मान लो कि एयर कुछ ऊपर अब थ्रस्ट लगा रही है, क्या लिख लोगे? रो जी वी। लगा भी सकती है और नहीं भी लगा सकती है, डिपेंड करेगा कि रिलेटिव डेंसिटी कितना है इन दोनों के बीच में। लेकिन क्या एक विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? और ये विस्कस फोर्स क्या होगा? के ए वी स्क्वायर। क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो क्या बना यहां से? बोलो 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 बोलो, क्या बना? ऊपर लगा के ए वी स्क्वायर, और क्या लगा? रो जी वी। वॉल्यूम है ये वी क्या है? वॉल्यूम। और नीचे कितना? सिग्मा जी वी। तो जब हम यहां से बनाए हैं कि एरिया की जगह हम लिखे हैं पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास वीटी है। और इधर क्या बना? सिग्मा माइनस रो जी। और वॉल्यूम की जगह क्या लिख लिए? 4/3 पाई r क्यूब। पाई से पाई को काट दिए, के कांस्टेंट है भाड़ में जाए, और आर स्क्वायर से इस क्यूब को काट दिए, सब कुछ कांस्टेंट है। तो मुझे वीटी स्क्वायर था। वीटी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके मिला? के कांस्टेंट है, सिग्मा माइनस रो जी 4/3 सब कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो वीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1/2। अपने बेसिक्स को पकड़ के रखोगे तो सवाल बना पाओगे। हर बार तुम यही सोचोगे कि मुझे फॉर्मूले पर सवाल मिले और केवल फॉर्मूले में वैल्यू रख के मैं आंसर निकालूं, तो अगर पेपर में 4 सवाल ऐसे आ गए तो तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड हो जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। और गलती से अगर ये हो गया कि 45 क्वेश्चन ही करने हैं, तो ऐसा सवाल सॉल्व करने वाले ना भतेरे बैठे हुए हैं। हम पता नहीं कितने ऐसे बैठे हुए हैं जो जेई मेंस एडवांस की मैथ पढ़ रहे हैं, उसके बाद आके नीट का एग्जाम देंगे। उनसे वास्तविक कंपटीशन है तुम्हारा। बात समझ रहे हो ना? तो थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ो। ये सवाल बनाओ। द वेलोसिटी ऑफ a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with a glycerine becomes constant after some time. If the density of glycerine is d/2, then the viscous force acting on the ball will be. viscous force कितना एक्ट करेगा?
क्या आ रहा है? सी हो जाएगा। दिमाग क्या नहीं काम कर रहा है, क्या बताएं, इतना दिमाग लगा रहे, इतना पेन चला रहे, ये सब कितना 2 mg/3। पेन चलाओ थोड़ा ढंग से यार, ऐसे कैसे आंसर करते हो तुम लोग यार। एक का डेंसिटी डी है, एक का डेंसिटी d/2 है। तो जिसका डेंसिटी डी है, अगर उसका उसका मास m है, तो जिसका डेंसिटी d/2 है उसका मास कितना हो जाएगा? m/2। m/2 होगा कि नहीं होगा? तो नीचे लगा mg तो ऊपर लगा m/2g। तो कितना और चाहिए बैलेंस करने के लिए? m/2g। खत्म बात। सोचो, हम कहे, कॉमन सेंस लगाओ, हम कहे कि इसका डेंसिटी कितना है? डी। कितना है? कितना है? तो इसका वेट नीचे कितना होगा? dgv। रो जीवी होता है, तो हम क्या लिख ले? dgv। ऊपर कितना? अब थ्रस्ट लगा है उस लिक्विड की वजह से जिसका डेंसिटी कितना है? d/2। तो d/2gv क्या थ्रस्ट है? और dgv क्या mg के बराबर है? है कि नहीं है? तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको कितना और फोर्स ऊपर चाहिए? अरे F प्लस d/2gv बराबर dgv। तो F बराबर dgv/2। और dgv किसके बराबर है? किसके बराबर? mg। तो F बराबर कितना हो जाएगा? mg/2। खच्चरों वाला सवाल। इसी को जो बच्चा थोड़ा स्मार्ट होगा वो कैसे लगाएगा? उसने इतनी प्रैक्टिस की हुई, उसको पता है कि अगर पूरा पानी में डूब रहा है तो पूरा वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस हो रहा है। तो नीचे कितना लग रहा है? mg। तो ऊपर लगेगा mg/2 क्योंकि डेंसिटी आधा हो गया है। तो ऊपर और कितना चाहिए होगा? कितना चाहिए होगा? mg/2। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इस सवाल को बनाने में। 10 सेकंड पढ़ना, 10 सेकंड बनाना, खत्म। ये बनाओ। A spherical ball is dropped in a long column of highly viscous liquid. The curve in the graph shown which represents the speed of a ball as a function of time. कौन सा? D। B ना? हो गया। डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा तो दिए। अरे भैया, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर भाई। हाँ, जल्दी फटाफट जाग जाओ। रेनॉल्ड्स नंबर फॉर्मूला याद कर लेना। पिछले 3-4 साल में कोई सवाल नहीं आया इससे। रो वी डी बाई, हाँ उससे पहले आया था, रो वी डी बाई ईटा, रो वी डी बाई ईटा। टाइप ऑफ फ्लो इस बार नहीं आएगा यार। 1000 से कम है कैसा होगा? जब जब से सिलेबस चेंज हुआ है ना, तब से लेके अभी तक नहीं आया। 1000 से कम है तो कैसा? स्ट्रीमलाइन। 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट, और 1000 से 2000 के बीच में है तो अनस्टेडी। अरे क्लैरिटी है? फ्लो का नाम याद कर लेना, एज इट इज रट लेना। पॉइजोलिस फॉर्मूला इसमें बहुत पहले पुराने सिलेबस में था, जब पाइप वाइप का क्वेश्चन आता था कि एक बड़ी पाइप ले ली, एक छोटी पाइप ले ली, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, फिर फ्लो बताने के लिए आता था, तब इसका यूज होता था। बट याद कर लेना, खाली प्रोपोर्शनैलिटी अगर पूछेगा तो बस प्रोपोर्शनैलिटी। अरे क्लियर है? तो Q बराबर dv/dt बराबर पाई PR की पावर 4/8 ईटा L। Q को बोलते हैं डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं भाई? डिस्चार्ज। Q को बोलते हैं नेताजी डिस्चार्ज। ये किसके बराबर है? dv/dt। dv/dt। V क्या है? वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हुआ। पता चला वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं Q या एक्सेलरेशन होना चाहिए। लिखा हुआ है यहां पे। इसका dv/dt का नहीं लिखा था क्या? कोई बात, अब पढ़ ले, छोड़। यहां हमारी कहानी खत्म होती है। अब इसके बाद अगला, अरे थैंक यू छोड़ो भैया, आगे आओ। हाँ हाँ, अरे भाई अभी हैप्पी दिवाली नहीं। अब हम बात करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं ताकि अगली वाली क्लास में आएंगे तो सवाल बनाएंगे। अगली बात है भाई साहब अपनी क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स। अरे अभी आधा घंटा है भाई। क्या? 10 मिनट? कौन बोला? हाँ भाई, 10 बजे अपन क्लास स्टार्ट किए हैं, मतलब 12 बजे। सुनो 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 सुनो,
हाँ इधर इधर इधर, तरुण सर लेट छोड़े थे तो मैं क्या करूं? 11:22 पे छोड़े थे, कोई बात नहीं, तो आज एक्स्ट्रा पढ़ लो भाई। बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अरे छोटी छोटी बातें यार, फटाफट फटाफट खत्म हो जाएंगे, फिर मेन लेक्चर में आके डिस्टर्ब करना पड़ेगा भाई। अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो सबसे पहली कहानी आती है अपने पास फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं फ्लूइड्स? जिनके पास टेंडेंसी हो किसका? अरे क्लियर है ना? स्टेट्स ऑफ मैटर, states of matter that have that have tendency to that have tendency to flow, जिनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी है उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में कुछ बेसिक बेसिक बातें होती हैं, जैसे सबसे पहली बात होती है डेंसिटी। जानते हो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है भाई? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अरे क्लियर है? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बाद एक टर्म आता है जिसका नाम होता है रिलेटिव डेंसिटी। क्या नाम होता है भाई साहब? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का एक और नाम होता है क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये किसके बराबर होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर होता है भाई? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। दो डेंसिटीज बहुत कॉमन यूज होती हैं। एक है आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसको लिखा जाता है कितना? डेंसिटी ऑफ वाटर कितना? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का कोई कंटेनर ले लो, उसमें पानी डालो तो 1000 केजी का पानी आएगा। डेंसिटी का मतलब यह है। क्लियर है? और दूसरा होता है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, इसको बोलते हैं 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या लिखते हैं 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लैरिटी है यहां तक? इसके बाद बात आती है प्रेशर। इसके बाद बात आती है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर होता है, प्रेशर बराबर होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है भाई साहब? फोर्स अपॉन एरिया। एफ परपेंडिकुलर बाई ए, एफ बाई ए परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर। मतलब कौन सा आंसर सही है? एफ परपेंडिकुलर बाई ए। किसी भी प्रेशर की वजह से जो फोर्स आएगा, वो फोर्स हमेशा सरफेस एरिया से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। और वो टुवर्ड्स द सरफेस होगा या अवे फ्रॉम द सरफेस? टुवर्ड्स द सरफेस। तो ये गलत है और ये गलत है। सही आंसर क्या होगा? एफ परपेंडिकुलर बाई ए, एफ परपेंडिकुलर बाई ए। अरे क्लियर है ना? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर कितना होता है? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, पढ़े ना? बहुत सिंपल है, पूरा पूरा फ्लूइड्स बहुत सिंपल है यार। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? पास्कल। अरे क्लियर है? इसकी अदर यूनिट्स भी होती हैं, जैसे एक यूनिट होता है बार। 1 बार जो होता है किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल। जब हम प्रेशर के एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो हमारी धरती पे जो प्रेशर है, वो सबसे छोटा प्रेशर जो हमको ऐसे एटमॉस्फेयर में जनरल प्रेशर फील हो जाता है, वो 10⁵ पास्कल होता है, जिसका नंबर बहुत बड़ा है। इस वजह से हम पास्कल यूनिट को कम यूज करते हैं और बार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज्यादा यूज करते हैं। अरे क्लियर है? अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आएगा। तो प्रेशर से कहानी शुरू होती है अपने फ्लूइड्स की, कि अगर एक कंटेनर ले लूं मैं, और इस कंटेनर में मैं पानी भर दूं h हाइट तक। कंटेनर में कितनी हाइट तक पानी भर दिया? h। डेंसिटी कितना है? रो। डेंसिटी कितना है? रो। मैं कह रहा हूं कि इस कंटेनर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है a। कितना है भाई? a। क्या ये पूरा पानी इस कंटेनर पर नीचे mg वेट लगा रहा है कि नहीं लगा? अरे लगा रहा है ना जी? यस सर, mg वेट लगा रहा है सर। तो इसकी वजह से कंटेनर के बॉटम पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? सर फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या पढ़े हो? फोर्स क्या पढ़े हो? mg। और एरिया, एरिया ए हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? मास को क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं?
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बताओ, P बराबर मास की जगह हो गया डेंसिटी कितना हो गया रो, वॉल्यूम क्या एरिया इंटू हाइट लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और हाइट कितना है h, जिस हाइट तक पानी भरा है, डिवाइडेड बाई जी डिवाइडेड बाई ए से ए कट गया, तो P इक्वल्स टू कितना हो गया रो जी एच। और जब इसको हम देखें तो हमारे दिमाग में एक बात जगी कि जो प्रेशर है किसी बॉटम पॉइंट पर, उसका पानी के मास से या पानी के वेट से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस किस बात से लेना देना है कि पानी कितनी हाइट तक भरा हुआ है। अब बहुत बड़ा सा कंटेनर ले लो और एक बहुत छोटा सा कंटेनर ले लो, अगर बड़े से कंटेनर में आपने पानी h हाइट भरा है और बहुत पतले से कंटेनर में अगर आपने पानी 2h हाइट भरा है, तो 2h हाइट की वजह से प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू h। अरे क्लैरिटी है। और अगर मैं कैसा भी कंटेनर ले लूं, सोचो मैं किसी भी शेप का कंटेनर ले लूं, मैं किसी भी शेप का कंटेनर ले लूं, अगर मैंने पानी इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है, क्लैरिटी है, तो सब में पानी सेम हाइट तक जाएगा, सब में पानी कितनी हाइट तक जाएगा h तक, यहां भी h यहां भी h यहां भी h, पानी की क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं। अरे क्लैरिटी है। अच्छा दूसरी बात, ये सब यहां से हमने क्या ज्ञान निकाला, प्रेशर इज pressure at a point is independent of weight of water। किस पे डिपेंड करता है, बस किस पर डिपेंड करता है, वेट ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा, बस किस पर डिपेंड करेगा, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द हाइट at which the liquid is या the fluid is filled। कितनी हाइट तक आपने लिक्विड को फिल कर रखा है, बस इस बात पे डिपेंड करेगा। मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है, चलें आगे बढ़े। आइए दूसरी बात सुनिए, अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने पानी भरा है, हमने हॉरिजॉन्टल लेवल पर दो पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, दोनों पे प्रेशर सेम की अलग अलग, दोनों पे प्रेशर, जा रहे हो क्या, जाओ जाओ, जाओ, जाओ। दोनों पे प्रेशर सेम की अलग अलग, प्रेशर सेम है कि अलग अलग, सेम, दोनों पे प्रेशर सेम है, जो प्रेशर ए पर होगा वही प्रेशर बी पर होगा। क्यों 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 क्योंकि हाइट सेम है, नहीं हाइट सेम नहीं, ये एक बहुत ही घटिया बहुत ही असाधारण बात है, अभी गेम बदल जाएगा, क्योंकि लिक्विड ए से भी फ्लो नहीं कर रहा। अरे क्लैरिटी है कि नहीं है, क्या लिक्विड स्टैटिक स्टेट में है कि नहीं है, जब मैं दोनों का हाइट सेम रखा हूं तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा कि प्रेशर डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, वो इस बात पर कि क्या पानी ए से बी बह रहा है कि नहीं बह रहा है, क्या बह रहा है, अरे बह रहा है, नहीं स्टैटिक है ना, तो जो प्रेशर ए पर होगा वही प्रेशर बी पर होगा। अगर मान लो हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक कंटेनर ऐसे टेढ़ा कंटेनर है और इस कंटेनर में तुमने पानी भरा हुआ है, हम कह रहे हैं कि हमने 3 पॉइंट बनाए ए बी और सी, ये हाइट रही, ये हाइट रही, ये हाइट रही। सोचो इधर हाइट है तुम्हारे पास h1, इधर हाइट है h2, इधर हाइट है h3, प्रेशर कहां ज्यादा होगा, कहां होगा, तीनों पे प्रेशर बराबर, बिकॉज लिक्विड इज नॉट फ्लोइंग ए टू सी, ए से लेके सी तक लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा। अब तू सोच नॉर्मल हाइट 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 चिल्लाए रहता, तो यहां हाइट कम है, यहां हाइट ज्यादा है, यहां हाइट थोड़ी कम है, तो मेरा एक्सप्लेनेशन फेल होता कि नहीं होता, होता ना। सोचो प्रेशर डिपेंड तो करता है हाइट पे, करता तो है, अरे क्लियर है ना, तो यहां हाइट कम है, फिर भी प्रेशर जो बी पे आ रहा है वही कहां आ रहा है, ए पर। कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन, वॉल, कौन लगा रहा है, वॉल, ये दीवाल है भाई, ये दीवाल इस पानी के ऊपर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, इस नॉर्मल रिएक्शन का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर जाएगा और एक नीचे, अरे जाएगा,
अरे जाएगा ना। तो ये जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करेगा, ताकि जो प्रेशर बी पे था वही वही क्या आ सके ए पर। यहां पर हम लिखेंगे, वैसे इतना डीप कुछ मतलब है नहीं। प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी बराबर प्रेशर एट सी। क्या तीनों का हाइट सेम है? लिक्विड का हाइट सेम है? नहीं, लिक्विड का हाइट सेम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेशर सेम है। कॉन्सेप्ट क्या है? लिक्विड ए से लेकर सी फ्लो नहीं कर रहा है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, अगर पानी रुका हुआ है तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा। और एक क्लैरिटी है, जो ए पर होगा वही बी पर होगा, वही सी पर होगा। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? अब सुनिएगा, अब हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखे हैं? रो जी एच। क्या लिखे हैं? रो जी एच। छोटी छोटी बात, जब हम प्रेशर की यूनिट मेजर करते हैं तो एक यूनिट होती है क्या? पास्कल। एक यूनिट क्या होती है? पास्कल। एक यूनिट होती है आपके पास बार, 1 बार। 1 बार में कितना पास्कल? 10⁵ पास्कल। कई बार आपने नाम सुना होगा, यूनिट ऐसे लिखी जाती है प्रेशर की। प्रेशर की यूनिट लिखेगा 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। पढ़े हो? 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये मेजरमेंट कहां से निकल कर आया? तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था टॉरिसेली। क्या नाम था? टॉरिसेली। हाँ वही टॉर्सेल, टॉरिसेली, जो भी पढ़ लो। टॉरिसेलीज का एक्सपेरिमेंट था एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का। उसने क्या देखा कि एक कंटेनर लिया, सुनना ध्यान से, एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में उसने मरकरी भरी ऐसे, और मरकरी के अंदर उसने एक ट्यूब रखी। कैसे? ऊपर से। कैसे रखी होगी ट्यूब? ऊपर से डिप किया? नहीं, पहले क्या किया? पहले उस ट्यूब को ऐसे हॉरिजॉन्टली इसके अंदर डिप कर दिया, ताकि इसमें कहीं भी कोई एयर ना रह जाए, 1% भी कहीं कोई एयर ना रह जाए। और फिर इस ट्यूब को ऐसे ऊपर उठा दिया। जब उसने ट्यूब को ऊपर उठाया ना, तो देखा कि इस ट्यूब में पानी ऊपर चढ़ने लगा, मतलब एचडी मर्क्यूरी ऊपर चढ़ने लगा। और देखा कि मर्क्यूरी चढ़ा 76 सेंटीमीटर। कितना चढ़ा भाई साहब? 76 सेंटीमीटर। फिर उसने देखा इसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। जब टेढ़ा किया तब भी वर्टिकल से हाइट कितनी थी? 76 सेंटीमीटर। हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर स्टैटिक लिक्विड में क्या प्रेशर सेम रहता है? तो यहां प्रेशर कितना है? पी नॉट। यहां प्रेशर कितना है? पी नॉट। यहां भी कितना होगा? पी नॉट। जब हमने इसको सीधा करना स्टार्ट किया तो लिक्विड क्यों ऊपर चढ़ने लगा? लिक्विड क्यों ऊपर चढ़ा? क्योंकि उसको यहां प्रेशर कितना मेंटेन करना था? पी नॉट। इसके ऊपर लोअर प्रेशर जोन है। अरे बात समझे ना? और यहां जो खाली स्पेस है, यहां पे प्रेशर 0 है। इसको बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। अरे पल्ले पड़ा, क्योंकि इसके अंदर कोई हवा नहीं थी। कोई हवा थी क्या? पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ था ना भाई। ए मोटो जी, भाई 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 प्लीज, अगर हम इसको सीधा कर रहे हैं, इसके अंदर कोई हवा नहीं है, मर्क्यूरी चढ़ा, कितने हाइट तक चढ़ा? 76 सेंटीमीटर तक। तो हमने कहा कि यहां जो पी नॉट प्रेशर होगा ना, ये बराबर होगा रो जी एच के। मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना है? 13.6 इंटू 10⁻3, 13,600। जी का वैल्यू लिया 9.8, और हाइट कितनी रखी? हाइट कितनी है? 76 सेंटीमीटर। तो 76 इंटू 10⁻⁻²। जब इन सब को सॉल्व किया तो वैल्यू मिला 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। और इसी प्रेशर का नाम रखा उसने 1 atm। इसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक बार सवाल पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि जब एक टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ कि ऊपर कुछ एयर ट्रैप रह गई, ऊपर अभी क्या है? वैक्यूम। जब हमने डिप किया होगा तो हो सकता है इसके अंदर कुछ एयर के वैक्यूल्स रह गए हो, या एयर बन गई हो, या एयर आ गई हो।
तो जब उसने उसको ऊपर कर दिया 76 सेंटीमीटर तक, 70 सेंटीमीटर तक इसमें लिक्विड राइज किया था। कितने सेंटीमीटर तक? 70। क्यों 70 किया? क्योंकि अंदर एयर है तो एयर का प्रेशर होगा कि नहीं होगा? क्या बॉटम पे इसका प्रेशर और ऊपर दोनों का प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना। अब सोचो, मैं उस बार को थोड़ा सा ऊपर उठा रहा हूं। अगर मैंने थोड़ा ऊपर उठाया तो इसके अंदर जो पानी है, क्यों कर रहे हो यार, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो ऊपर जाएगा या नीचे? उसका लेवल या सेम रहेगा? सोच के बताना। सुनो सुनो सुनो, हम बता रहे हैं, यहां देखो, ये हमारे पास एक ट्यूब है। ओ नेता, फालतू की बकवास करने कह दो बस। यहां पर कुछ एयर ट्रैप्ड है। सोचो, एयर ट्रैप्ड है। ये जो हाइट है ये 70 सेंटीमीटर। अगर हमने इसको ऊपर उठाया, अगर हमने बस इस बीकर वाले पोर्शन को ऊपर उठाया तो क्या होगा? बोलो 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 बोलो। क्या ये लेवल सेम रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा? सोच लो, सोच लो। हवाबाजी नहीं भाई साहब। अगर तुमने इस लिक्विड को, इस कैपिलरी को थोड़ा ऊपर उठा दिया तो क्या एयर को और फैलने की आजादी दे दी? अरे भाई, एयर का वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सोचो, इस जगह पर क्या प्रेशर ड्यू टू एयर आ रहा होगा? आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? और यहां पर जो आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा? प्रेशर ड्यू टू एयर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। इस जगह पर क्या भाई साहब? प्रेशर ड्यू टू, बोल बोल, लिक्विड प्लस प्रेशर ड्यू टू एयर। क्या ऊपर कॉलम में हाइट चढ़ा है ना? कितना सेंटीमीटर? 70। 76 क्यों नहीं चढ़ा? 76 क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि एयर भी तो कंप्रेस हुई है ना। अब अगर तुमने इसको ऊपर कर दिया तो क्या एयर को फैलने की आजादी दी कि नहीं दी? अगर एयर का वॉल्यूम बढ़ा है तो एयर का प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना। लेकिन मुझे इस बॉटम पॉइंट पे कितना प्रेशर मिल रहा है? यहां पी नॉट है तो यहां भी कितना मिल रहा है? पी नॉट। यहां भी कितना है? पी नॉट। ये जो मेरा प्रेशर है ये क्या है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड प्लस प्रेशर ड्यू टू गैस। गैस कॉलम की हाइट कितनी है? गैस कॉलम की हाइट यहां पे कितनी है? h। और इसकी हाइट कितनी है? अरे इस लिक्विड वाले को क्या HL मान ले? अरे मान लिया जाए। क्या लिखोगे यहां पे? क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड G। और हाइट किसका? लिक्विड का। यहां क्या? डेंसिटी ऑफ गैस G। और दूसरा क्या? हाइट ऑफ, हाइट ऑफ गैस, हाइट ऑफ गैस। सोचो, अगर हम कह रहे हैं कि हम इसको ऊपर उठाए हैं तो हमारा टेम्परेचर वेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, हमारा टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। हमारा टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। अगर हमने इस कंटेनर को ऊपर उठाया तो यहां वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं? वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। अरे बढ़ा ना भाई, तो प्रेशर, प्रेशर घटा ना। लेकिन हमको यहां पे प्रेशर पी नॉट ही चाहिए, तो क्या लिक्विड को ऊपर जाना पड़ेगा कि नहीं? तो जाना पड़ेगा ना। तो लिक्विड का हाइट बढ़ेगा कि घटेगा? अगर प्रेशर कॉलम बढ़ाओगे, गैस की कॉलम की हाइट बढ़ाओगे तो लिक्विड को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको नीचे प्रेशर कितना है? लिक्विड प्लस गैस। अगर गैस का प्रेशर 2 पास्कल घटा है तो ये 2 पास्कल बढ़ाएगा, तो 2 पास्कल बढ़ाएगा तो क्या ऊपर जाएगा? तभी तो बढ़ाएगा। तो लिक्विड का कॉलम ऊपर थोड़ा चढ़ जाएगा। मोटा मोटा हिसाब क्लियर हो रहा है? यस। ये सारा बेसिक्स अगली वाली क्लास में याद रखेंगे। हाँ, फिर अगली वाली क्लास में सवालों के साथ और थोड़ी और बातों के साथ शुरू करेंगे।